गुड इवनिंग। आवाज सही आ रही है क्या? हाँ भाई, गुड इवनिंग। आवाज सही आ रही है ना? बताएं, आवाज एकदम सही आ रही है? सभी को नमस्कार भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो आज का अपना सेशन रहेगा वो केमिकल बॉन्डिंग के जो आए हुए क्वेश्चन है उन पर रहेगा। तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए अपन पढ़ते हैं आज। ठीक है भाई, ओके। तो सुनिए, केमिकल बॉन्डिंग का अपन स्टार्ट करते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग के सवाल कैसे करोगे देखते हैं, कैसे आए हुए हैं। ये पहला सवाल नीट 2024 का आया हुआ है। बोला आइडेंटिफाइड द करेक्ट आंसर। तो क्या कहोगे? ऑप्शन दे रखे हैं। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉ फॉर ओजोन। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओजोन के लिए दी गई है। 3 होती नहीं है ओजोन की, 3 होती नहीं, ये ओजोन का होता है। और इसका जब रेजोनेंस बनाओगे तो ओजोन का यहां पर ये लीजिए, 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है? 2। इसलिए पहला ऑप्शन गलत है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ये रॉन्ग है। दूसरा बोला है BF3 हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंटा। BF3 का जीरो डायपोल मोमेंटा होता है। BF3 का डायपोल मोमेंटा कैसा होता है? जीरो। BF3 का डायपोल मोमेंटा कैसा होता है? जीरो। देख लो, इसमें क्या कहेंगे अपन? फ्लोरीन और बोरोन में फ्लोरीन की ईएन ज्यादा है, इसलिए डायपोल फोर्स जो रहेगा किसकी डायरेक्शन में रहेगा? वो डायरेक्शन रहेगी किसकी? वो डायरेक्शन रहेगी फ्लोरीन की डायरेक्शन में। ठीक है। और इधर भी क्या रहेगा? फ्लोरीन की डायरेक्शन में। ये हो जाएगा μ2। इस फोर्स को नाम दे दिया अपन ने क्या? μ1। इस फोर्स को नाम क्या दे दिया? μ2। और इधर देखेंगे तो इस फोर्स को नाम क्या दे दिया? μ3। ठीक। इन दोनों फोर्स में जैसे फिजिक्स में जब वेक्टर रूल लगाते हो वो लगा दो। तो यहां पर क्या कहोगे? यहां पर बन गया थीटा एंगल, और यहां पर क्या बन गया? थीटा एंगल। और यहां पर ले लीजिए म्यू रिजल्टेंट। म्यू रिजल्टेंट की वैल्यू निकालना सीखो इस तरीके से कि अगर आपको रिजल्टेंट निकालना हो, थीटा एंगल है, तो दोनों का मीन ले लो। μ1 प्लस μ2 कितने फोर्स है डिवाइडेड बाय 2 कर दो। डिवाइडेड बाय क्या कर दो? 2 कर दो। चारों तरफ सेम एटम है। चारों तरफ क्या है बेटा? सेम एटम है। यानी फ्लोरीन है तो μ1, तो सारे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले सेम एटम हो तो फोर्स भी क्या होंगे? उनके सेम होंगे। उनके फोर्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। ये सारे इक्वल है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? μr इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं कि μ1 हो गया एक, तो उसकी जगह पर μ3 लिख दिया। μ3 प्लस μ3, 2 μ3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2, और इक्वल टू क्या बच गया? μ3। तो इस म्यू रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? μ3 के इक्वल आ जाएगी। अब μ3 के इक्वल आ जाएगी, इसका मतलब है ये फोर्स इसको पूरी तरह से क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। इस फोर्स को कैंसिल कर देगा। जब फोर्स कैंसिल हो गया तो अपन कहेंगे कोई फोर्स नहीं बचा, और कोई फोर्स नहीं बचा, इसका मतलब हो गया म्यू इक्वल टू जीरो। और ये कैसा रखता है? जीरो डायपोल मोमेंटा रखता है बेटा। और इसी वजह से BF3 को अपन नॉन पोलर बोलते हैं। BF3 को अपन क्या बोलते हैं? नॉन पोलर बोलते हैं। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी अपना क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा आगे देखिए, डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3। वो बोल रहा है कि NF3 का जो डायपोल मोमेंटा है वो NH3 के कंपैरिजन में ज्यादा है। ऐसा नहीं है, NH3 का ज्यादा होता है किससे? NF3 के कंपैरिजन में। ये देखिए दोनों स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये H, ये H और ये H, यहाँ ये लोन पेयर बना दिया। ये NF3 यहाँ पर लोन पेयर बना दिया, और ये आ जाएगा F F, और ये लीजिए F। अगर फोर्स देखें अपन, अगर अपन फोर्स देखें तो क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है किसकी? नाइट्रोजन की। सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और
ये लोन पेयर एक चोटी का काम करता है, लोन पेयर वो किसका काम करता है, चोटी का काम करता है। ये सारे फोर्स यानी μ1 μ2 और μ3 और μ4 सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो म्यू रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, μ1 प्लस μ2 और प्लस क्या कह दोगे μ3 और μ4, सारे फोर्स जुड़ रहे हैं, सारे फोर्स क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब इसकी बात करते हैं, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा नाइट्रोजन, फ्लोरीन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कौन, नाइट्रोजन। μ1 μ2 और μ3 ये तीनों नीचे जा रहे हैं, जबकि लोन पेयर का क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लोन पेयर का जो फोर्स है वो कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लोन पेयर का जो फोर्स है वो क्या जा रहा है भाई, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अरे यार क्यों नहीं हो रहा, तो लोन पेयर वाला कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, ये वाला इसका ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी μ4 कम कर रहा है, तो मैं बोल दूंगा म्यू रिजल्टेंट जो रहेगा, तीन तो नीचे की तरफ है और एक कहां है, ऊपर की तरफ है। तो μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 ये तो जुड़ गए, माइनस क्या आ जाएगा, μ4। ये माइनस जो हो रहा है इसमें प्लस हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, मतलब रिजल्टेंट वैल्यू को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इसका मतलब ये हो गया तीसरा। अब क्या सिद्ध हुआ, क्या हुआ, प्रूव क्या हुआ इसमें, NH3 का डायपोल मोमेंट है वो NF3 से क्या होता है, ज्यादा होता है। या ऐसे भी बोल सकता हूं NH3 इज मोर पोलर देन NF3। डियर स्टूडेंट, हर कॉन्सेप्ट याद रखने वाली चीज है। अब इसका मतलब होगा म्यू इक्वल टू जीरो होता है वो नॉन पोलर होते हैं, और म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है वो कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। पोलर उनको भी कहेंगे जिनमें पार्शियल चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। हिंदी में अगर कहूं मैं, आंशिक आवेश जिनमें एग्जिस्ट करते हैं वो भी क्या कहेंगे अपन, पोलर कहलाएगा, ठीक है। अब अपन चौथे पर जाते हैं, थ्री कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉ फॉर, क्या बोला है, CO3 2-, यस, CO3 2- की तीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन। ये लीजिए ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहां पर भी ऑक्सीजन, और यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अरे यार, और यहां पर हो गया, इसको एक डबल बॉन्ड बना दो, एक पर नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या, डबल सिंगल नेगेटिव, ये बनाए डबल बॉन्ड, और ये तो बना ले क्या, डबल बॉन्ड, और ये बना लेगा क्या, नेगेटिव चार्ज। तो अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी वो आएगा C ऑक्सीजन नेगेटिव, C ऑक्सीजन, अरे यार, यहां पर ऑक्सीजन और इस पर क्या बना दोगे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, इसके ऊपर बनाना है। यार ये क्या पंगा है, और यहां पर आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड, और ये आ गया, और यहां पर रह गया क्या, ऑक्सीजन नेगेटिव, इस जगह पर क्या रह गया, ऑक्सीजन नेगेटिव रह गया। अब आगे क्या करोगे, अब इसका भी रेजोनेंस दिखाओ ना इधर, तो ये तो बना लेगा डबल बॉन्ड, ये क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, और ये क्या बना लेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो ये लीजिए यहां पर क्या आ जाएगा, C, और यहां पर क्या आ गया, ऑक्सीजन, और यहां तो नेगेटिव रहेगा, और यहां पर आ गया ऑक्सीजन, और इस पे आ गया, आ जाएगा नेगेटिव, और इधर आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। इस पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। एक दो तीन, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, कितनी बन गई, तीन। इसलिए क्या कहोगे, ये डी वाला ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे चले, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल भाई, दूसरा सवाल चलते हैं, और दूसरे सवाल में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग
क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंटम। CCl4 का जीरो होता है, ये CCl4 है और ये CCl, इसमें Cl का ऊपर जाएगा, यहां पर नीचे फोर्स आएगा, इसमें नीचे, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कौन विड्रॉ कर लेगा, Cl विड्रॉ कर लेगा। तो यहां पर बोल देंगे μ1, यहां पर बोल दो μ2 और यहां पर बोल दो μ3, यहां पर बोल दो μ4। इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इक्वल आएगा, क्योंकि सारे एटम इक्वल है ना, सारे एटम एक जैसे हैं, इसके लिए μ4 के लिए इक्वल आएगा। तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। इन तीनों के निकालने का तरीका ये भी है, μ2 प्लस μ3 प्लस μ4 और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 3, और सारे फोर्स इक्वल है, यानी म्यू इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 इक्वल टू μ4। तो यहां पर इनकी जगह पर क्या रख सकता हूं मैं, रिजल्टेंट की वैल्यू, म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 μ4 डिवाइडेड बाय 3, यानी μ4 आ जाएगा। तो ये वाला फोर्स है वो इसको कैंसिल कर देगा, तो टोटल म्यू क्या आ जाएगा 0, और 0 होगा, टोटल क्या आ जाए 0, और 0 आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे इसको, नॉन पोलर बोलेंगे, नॉन पोलर। तो ये कैसा है, नॉन पोलर है। तो पहला ऑप्शन क्या बोला है उसने, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट का बोला है ना, तो पहला ऑप्शन तो हो गया अपना गलत। ठीक, HI की बात करूं, HI लीनियर स्ट्रक्चर रखता है और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है किसकी, आयोडीन की, तो फोर्स जाएगा किसकी, आयोडीन की डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट इक्वल टू 0, और इसका मतलब ये कैसा हो गया, पोलर, ये कैसा हो गया, पोलर। तो HI पोलर है। तो नॉन जीरो तो वैसे ऑप्शन सही ये हो गया। फिर भी CO2 की बात करूं, लीनियर है, CO2 की स्ट्रक्चर कैसी है, लीनियर है। ऑक्सीजन की En कार्बन से ज्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा कार्बन की तरफ से, ये लीजिए μ1 नाम दे दो इसको, और इधर μ2 नाम दे दो, एक जैसे फोर्स है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और अगला ये भी नहीं हो सकता, CCl4 नहीं है, BF3 आपको करके ही बताया था, BF3 का अभी पीछे ही बता दिया, ये इसका जो म्यू है वो क्या है 0 के बराबर है। ठीक, तो ये कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया, ये हो गया नॉन पोलर, ये नॉन पोलर है। ठीक है, तो एक ही बचा है पोलर, कौन सा है वो, बी वाला ऑप्शन, HI वाला ऑप्शन होगा, HI वाला ऑप्शन होगा। इस तरह के सिंपल से सवाल है, आप आराम से कर सकते हो, है भाई, सिंपल से सवाल है, आप आराम से कर सकते हो। चलें आगे, हम भी आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल में चलेंगे, तो क्या करेंगे अपन, देखिए तीसरा सवाल देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PCl5। अब PCl5 का सवाल पढ़ रहे हो तो PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर दिमाग में आ जाना चाहिए। PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, ट्राइकोनल बाइपिरामिडल उसकी स्ट्रक्चर होती है, हिंदी में बोले त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बोलते हैं उसको, ट्राइकोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। और उसकी एक खास बात है कि जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है। अब बच्चा पूछ सकता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि Cl में होते हैं वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल की एनर्जी होती है ज्यादा, तो यहां पर एनर्जी का एक रिपल्शन मिलता है, उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एक्सियल बॉन्ड लेंथ अपनी लंबाई को बढ़ा लेगा, लेंथ को बढ़ा लेगा, इक्वाटोरियल वहीं रुक जाएगा। अब इससे रिलेटेड वो स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो अपन देखते हैं स्टेटमेंट क्या आएगा। हाँ भाई, इसके स्टेटमेंट देखिए क्या बोला है, इन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PCl5। PCl5 possess two different PCl bond length,
इस तरह के से उसकी ज्योमेट्री होती है। ये PCl5 है, ये PCl5 है। ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है उसको अपन बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड लेंथ, एक्सियल बॉन्ड लेंथ। और इन वालों को अपन बोलते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ, इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका सीखना है तो आप कहोगे HO हाइब्रिड ऑर्बिटल, HO क्या बोलोगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। फॉस्फोरस के सेंट्रल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने? तो आप कह दोगे 5। मोनोवेलेंट एटम कितने? 5। कोई चार्ज नहीं है, 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 5। सारे बॉन्ड पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर वाले की जो स्ट्रक्चर होती है हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3d, एक s का, 3 p के और एक d का, और इसके स्ट्रक्चर का नाम है ट्राइगोनल बाइपैरामिडल TBP, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल TBP। ठीक, तो PCl5 possess टू डिफरेंट PCl बॉन्ड, यस, एक एक्सियल और एक इक्वाटोरियल, सही बोल रहा है। इनकरेक्ट पूछा है, ऑल 5 PCl bonds आर आइडेंटिकल इन लेंथ, नो। PCl जो एक्सियल है, जो एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड, उनकी बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती है किससे? इक्वाटोरियल से, इक्वाटोरियल से ज्यादा होती है, इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है। कारण क्या बताया मैंने? डी ऑर्बिटल क्या होते हैं? Cl में वेकेंट होते हैं और उनकी वजह से एनर्जी बढ़ जाती है। इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करनी पड़ती है। तो ऑप्शन इनकरेक्ट जो पूछा है, वैसे तो अपना मिल गया आंसर कौन सा? बी। फिर भी आगे PCl5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? तो अपन कहते हैं sp3d। अगला PCl5 कंसिस्ट 5 PCl सिग्मा बॉन्ड, यस, पांचों सिग्मा बॉन्ड है। एक याद रखना, एक मॉलिक्यूल है, इसका नहीं, एक नया सवाल बनता है इस पे, कल को पूछा जा सकता है। PF5 आ जाए, इसमें सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, इसमें सारी बॉन्ड लेंथ क्या है? इक्वल। ऑल बॉन्ड लेंथ्स, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, सभी बॉन्ड लेंथ कैसी है? इक्वल है सारी बॉन्ड PF5 में। क्यों? वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए कोई रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है भाई, चलें आगे। तो अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए भाई। आगे क्या बोलोगे? लिस्ट पूछी है, मतलब ये सवाल क्या बोल रहा है? मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, ये मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड दोनों को आपस में मैच करवाना चाहता है। बॉन्ड एंथैल्पी किस पे? बॉन्ड एंथैल्पी। अब क्या बच्चे को पता होना चाहिए बॉन्ड एंथैल्पी किस पर डिपेंड करती है? बच्चे को क्या पता होना चाहिए? यहां पर कॉन्सेप्ट क्या आएगा? बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड किस पे करती है? बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड किस पे करती है? जितनी बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी होती है, जितनी बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी होती है उसकी बॉन्ड जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्या है? जितना बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी होगी, जितना बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी होगी उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी। अब इस चीज को समझिए, HCl में मिलता है सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी 1 है। अपन बात करें किसकी? N2 की, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 3। अगला है O2, बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 2। एक और है, कौन सा है? H2, ये लीजिए H2। ठीक, सबसे ज्यादा होगी N2 की, इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सी है? N2 की, क्यों? सब ज्यादा बॉन्ड है उसमें। सेकंड नंबर पे O2 की,
सेकंड नंबर पे कौन सी आ रही है 498 और S2 की VBT ने बता रखी है अपन को याद ही है 435.8 ये किसके S2 की और 431 किसके HCl की। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो आप, मतलब सबसे ज्यादा N2 की तो ये आ गया, पहला इससे मैच कर जाएगा मतलब थर्ड वाले से, और O2 वाला सेकंड वाले से, और HCl वाला H2 वाला इससे मैच करवा दो और ये इससे मैच करा दो। तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, डी ऑप्शन करेंगे अपने इसमें। ठीक, कौन सा ऑप्शन करोगे? डी ऑप्शन। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, हमेशा सवाल जब भी करें, जब भी आपको कोई टीचर पढ़ाता है तो उसके कॉन्सेप्ट पर गौर करें। बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या रह गया? बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी ये इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? बॉन्ड एंथैल्पी बोल दो, बॉन्ड एंथैल्पी ये इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड एंथैल्पी ये क्या हो जाएगी? ये इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, आराम से सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से। किसको समझे? कॉन्सेप्ट को समझो आप। हाँ भाई, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 2024 का सवाल था ये 2024 का सवाल था। अगला आ जाओ, क्या बोला है उसने? यहां पर दे रखे हैं मॉलिक्यूल, दे रखे हैं लिस्टिंग में, क्या दिए? मॉलिक्यूल दिए। इथेन दे रखा है, इथीन दे रखा है, कार्बन मॉलिक्यूल C2 दे रखा है और इथाइन दे रखा है। पूछा क्या है उसने? इधर दे रखा है नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, दो कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड कितने होंगे। आ जाओ करते हैं। इथेन में बात करें, इथेन हो गया ये, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो इसमें कहेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड एक है, तो वन सिग्मा कार्बन कार्बन बॉन्ड। नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है बिटवीन टू कार्बन एटम, दो कार्बन के बीच में। ठीक है, तो एक सिग्मा बॉन्ड है देखो बिटवीन टू कार्बन एटम। नंबर कितने? एक। टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन से? सिग्मा। तो पहले का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? ये थर्ड वाला। इथिन की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया, एक सिग्मा और एक पाई। ये अल्फा नहीं है, ये सिग्मा है, वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? इथीन का हो जाएगा वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड, मतलब चौथा हो गया। तो इथेन तो मिक्स हो गया इससे और इथीन मिक्स हो गया इससे। C2 मॉलिक्यूल के बीच में तीन सिग्मा, सॉरी एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड। वो तो इथाइन में, ये इथाइन का है, इथाइन का। तो इथाइन का बात करूंगा तो डी का हो जाएगा वन सिग्मा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा।
C2 का बच गया कौन सा, 2 पाई बॉन्ड, तो C2 के बीच में आ जाएगा 2 पाई बॉन्ड, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अभी, ये डी का फर्स्ट, दो दे रखे हैं डी का फर्स्ट, और ए का दे रखा है थर्ड, ए का थर्ड, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से सवाल कर सकते हो आप, ठीक है भी, इस तरह से सवाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है सुनिए। एआर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल दिए इसने, दो स्टेटमेंट दे रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ग्रुप 16, ग्रुप 16 कौन सा हो गया, उससे टीपो, उनके हाइड्राइड H2O, H2S, H2SE और H2T दे रखे हैं, कोई नहीं, ठीक है। आगे क्या दिया है उसने, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका दे रखा है, H2O का, फिर H2TE, फिर H2SE और फिर H2S। मैं आपको इसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक बता देता हूं। जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करो तो एक चीज याद रखना, सबसे पहले तो आप देखिए उसमें H बॉन्डिंग, क्या देखोगे, H बॉन्डिंग, सबसे पहले क्या देखो, H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग के बाद में देखोगे मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, और एंड में क्या देखोगे, एंड में देखने की जरूरत नहीं, वैसे ही हो जाएगा। इसमें H बॉन्डिंग मिलेगी, इसका मोलिकुलर मास ज्यादा है, इसका कम है और इसका सबसे कम, ये ना H बॉन्डिंग बनाता। इसका मतलब हो गया स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही है, H बॉन्डिंग है H2O में, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। H2T का सेकंड नंबर पे क्यों आया, उसके पीछे क्या कारण दोगे, क्योंकि उसमें मोलिकुलर मास ज्यादा है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया सही। ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर मास H2O, अब इसका कारण आगे देखो, अपन ने देखा ही नहीं था, पहले अपने खुद का कॉन्सेप्ट लगाया, H2O इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द other number of group, but due to the presence of extensive H bonding in H2O it has a higher boiling point। और ग्रुप की कंपैरिजन में कम हो सकता है, पर खुद के ग्रुप में बात करूं मैं तो क्या है, सबसे ज्यादा इसका होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गए, ऑप्शन कौन सा सही कर लोगे आप, ए सही कर लोगे। इस तरह से आप सवाल करोगे, बताओ इस तरह के सवाल में कोई दिक्कत आएगी क्या भाई। हाँ भाई, अगला नेक्स्ट, ये 2024 का सवाल है भाई, 2024 का सवाल है। अगला सवाल दिया है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग किस में मिलेगी, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग किस में मिलेगी। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल दे रखा है पहला, बिल्कुल है, इंट्रामोलिकुलर है। इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है, स्टेटमेंट सुनो, कि एक ही मॉलिक्यूल में मिलने वाली एच बॉन्डिंग को अपन क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। एक ही मॉलिक्यूल में मिलने वाली एच बॉन्डिंग को अपन बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ठीक। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में मिलेगी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इसमें क्या मिलेगी, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ये दो मॉलिक्यूल के बीच में मिलेगी, तो इसमें होगी इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, अंतराण्विक अंतःआण्विक बोलते हैं। इसमें भी क्या बोलोगे, इंटर मिलेगी, और इसमें भी कैसी मिलेगी, इंटर मिलेगी, ठीक है। HF की बॉन्डिंग में खास होता है, ये HF की बॉन्डिंग ऐसे होती है, HF की बॉन्डिंग ऐसे होती है, टेढ़ी हो जाती है। फ्लोरीन की मोर ईएन की वजह से टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग मिलेगी। ये सवाल भी आया हुआ है, जेई मेंस में ये सवाल आया हुआ है, ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जेई मेंस में आया हुआ है। तो याद रखना, जिग जैग क्यों मिलती है, ऐसे ऐसे मिलती है, इस तरीके से, इस तरह की एच बॉन्डिंग क्यों मिलती है, क्योंकि फ्लोरीन की ईएन क्या ईएन ज्यादा होती है, तो वो क्या करेगा, बॉन्ड को खींचेगा ना, तो लीनियर की बजाय क्या हो जाएगा, तनाव आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, तो इस तरह से हाथ जोड़ती हुई बनेगी, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर कौन, इंट्रामोलिकुलर किस में मिलेगी, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के अंदर। पैरा में कौन सी मिलेगी, इंटर।
तो ऑप्शन कौन सा टिक कर दोगे आप? ए ऑप्शन टिक करोगे इसमें, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला सवाल देखिए। क्या दे रखा है? वही लिस्ट दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड, और आपसे क्या पूछा है? शेप और ज्योमेट्री पूछा है। सिंपल सा सवाल है, देखिए कैसे करेंगे। NH3 दे रखा है। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप जो VSEPR में अपन फॉर्मूला यूज में लेते हैं वो आप इस फॉर्मूला यूज में ले सकते हो बेटा। कौन सा? HO इक्वल टू क्या बोलोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम और प्लस मोनोवेलेंट एटम और प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला काम में लोगे। जो मोनोवेलेंट एटम है उसको अपन क्या कहेंगे? हाइड्रोजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ। जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? मोनोवेलेंट एटम बोलते हैं। ये फॉर्मूला इनमें लगा रहा हूं। NH3 की बात करूं तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5, हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए हैं, और प्लस आगे क्या कह दोगे? इस पे कोई चार्ज नहीं है तो आगे 0 कह दो। ये तो आ गया 0 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2। तो ये आंसर आ जाएगा 4 आपका। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? अरे यार, जंपिंग कर गया ये तो, है ना? क्यों कर जाता है पता नहीं। दो तीन सवाल बचे थे तब मैं किए। हाँ, 8वां सवाल में। तो अब इसमें कैसे करोगे? NH3 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए क्या बोलोगे आप? 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5, ठीक है। और हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए हैं, कोई चार्ज नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 4। 4 आ गया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका। कितना आएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बट एक लोन पेयर है, क्योंकि हाइड्रोजन 3 जुड़ी हुई, 3 बॉन्ड पेयर है इसमें, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्रायंगुलर नहीं, पैरामिडल स्ट्रक्चर। ये रहा ट्राइगोनल पैरामिडल, स्क्वायर पैरामिडल। तो पहले वाले का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। BRF5 बोल रहा है, BRF5। BR के लिए मैं निकालूंगा तो ऐसा निकालोगे आप। BR के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7, फ्लोरीन 5 जुड़ी हुई है, कोई चार्ज नहीं है, 0, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 6। बट 5 बॉन्ड है तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 5। लोन पेयर हो गया 1, तो ऑक्टाइडल तो नहीं बनेंगे। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो ये हो जाएगा स्क्वायर पैरामिडल। यानी इसका आंसर कौन सा दोगे आप? 4th। जिनोन F4 का बात करते हैं। जिनोन F4 में अगर बात करोगे, जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8, प्लस 7 में फ्लोरीन जुड़ा 4, कोई चार्ज नहीं, 0, क्या आ जाएगा? 6। क्या बोलोगे? 6। अब 6 का मतलब हो गया sp3d2। 6 का मतलब क्या हो गया? sp3d2। बट यहां पर बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो 2 तो 6 में से 4 तो बॉन्ड हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगी किसकी? जिनोन F4 की। अगला SF6 बचा है। SF6 ऑक्टाइडल होगी। SF6 की कैसी होगी? ऐसी ऑक्टाइडल होगी। SF6 की होगी ऑक्टाइडल। और अमोनिया की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बना देना आप। ये तो लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो जाएंगे, और ये हाइड्रोजन हो गया, और BRF5 की ऐसी हो जाएगी, BR, ये इन सभी से जुड़ जाएगा, एक लोन पेयर रह जाएगा। और ऑक्टाइडल मैंने SF6 की बताई दी आपको। और SF6 में आप अगर निकालना चाहो तो ऐसे निकालोगे 6,
और 6 हो गया क्या भाई बॉन्ड पे इसके मोनोवेलेंट एटम, और 0 चार्ज डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ठीक है। टोटल कितना आ गया 6। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका ऑप्शन कौन सा टिक करोगे भी आप? NH3 का फर्स्ट, मतलब ए का फर्स्ट, और बी का फोर्थ, सी का सेकंड, हाँ सी का सेकंड, डी का थर्ड, डी का थर्ड। तो ये लीजिए ऑप्शन ए टिक कर देंगे। ऑप्शन कौन सा टिक करोगे? ऑप्शन कौन सा टिक करोगे भी? ए टिक कर दोगे आप। चलें आगे, नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं भाई। क्या एनर्जी पर दे रखा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सवाल दे रखा है आपको। किसका दे रखा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सवाल दे रखा है। तो देखना मॉलिक्यूलर ऑर्डर का थ्योरी का देखिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2, N2 दे रखा है। N2 का एक एटम का नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन उसमें, 2 नाइट्रोजन है इसमें, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 14। अब इसका ट्रिक मेथड अगर यूज में ले बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, ये सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। वो ट्रिक मेथड बताता हूं मैं आपको। कैसे करोगे? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 10 माइनस 10 से ऊपर जितने भी हो उन इलेक्ट्रॉनों को माइनस कर दो। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अबव 10, 10 से ऊपर वाले, डिवाइडेड बाय 2। जैसे 14 आ गया इसमें, N2 में कितना आ गया? N2 का कितना आ गया? 14 आ गया। तो 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। 3 आ गया, यानी N ट्रिपल बॉन्ड N आ गया। अब इसका ऑर्डर लिखना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार लगा करके 1s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या करोगे? सिग्मा 2pz, इसमें कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, कितने? 10 हो गए। और अगला क्या बोल दोगे? पाई 2px, पाई 2px इक्वल एनर्जी पाई 2py। ये लीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 8 2 10 और 2 12, इनमें ज्यादा आएंगे। ये कितने हो गए? अब कितने हो गए? 6, 6 और 8 14। इस तरीके से ऐसा ऑप्शन कौन सा लोगे भी? ऐसा ऑप्शन कौन सा करोगे आप? बोलिए। ऐसा ऑप्शन कौन सा करोगे? ए ऑप्शन नहीं होगा, स्टार वाले दे रखे हैं उसमें होगा ही नहीं, ये स्टार वाले दे रखे नहीं होगा। बी ऑप्शन की बात करें, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए नहीं दिए यार, इलेक्ट्रॉन भरे हुए देने चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा, देखो ये सही ऑर्डर है, हाँ ठीक है। देखिए गौर कीजिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और फिर आ जाएगा कौन सा? पाई 2px और पाई 2py। ऊपर बनेगा कौन? अच्छा, ये गलती की है अपन ने। ये क्या बनेगा? बाद में बनेगा, ये बाद में बनेगा। इसके बाद में सिग्मा 2pz और 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में नीचे आ जाता है, नाइट्रोजन तक ऊपर रहता है, तो ये बाद में बनेगा। मतलब ये दोनों आगे, फिर उसके बाद में ये आगे, ये खाली रहेंगे, ऊपर वाले मैंने बनाए नहीं है, ये खाली रहेंगे। इसका मतलब हो गया ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन कैसा होगा? सही ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन कैसा होगा? सही ऑप्शन होगा। अगला सवाल देखिए, ये ऑर्डर याद रख लो ना, इससे ज्यादा आगे खाली बनाओ ना
तो खाली बनाओगे तो क्या करोगे, पाई टू पी एक्स और इक्वल एनर्जी पाई टू पी वाई, स्टार लगा देना खाली यही, और ये आ जाएगा सिग्मा टू पी जेड, सबसे हाईएस्ट एनर्जी इसके बाद वाले, ये देखो ठीक है नहीं, ये खाली रहेंगे। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन बनना हो तो वो डब्बे बनाने की जरूरत नहीं है आपको, इससे जितने इलेक्ट्रॉन है इसमें भर करके आंसर आप निकाल दो, केवल नाइट्रोजन तक इससे निकाल दो, और नाइट्रोजन से ऊपर आ जाए ना तो ये वाला सिग्मा टू पी जेड है उसको यहां लिख देना, वो ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन तक का हो जाएगा। और एक चीज और याद रखना है इसमें कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो कई बार सवाल पूछ लेता है आपसे कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, तो आप कहते हैं जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला क्या सवाल दे रखा है देखिए। हाँ भाई, सवाल पूछा है द नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन इट्स आउटर मोस्ट, क्या बोलोगे, सेल, आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो स्पीसीज कितनी है, इसमें वो स्पीसीज कितनी है। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के देख लो। पहले की बात करता हूं, NH3 की बात करूं, अमोनिया की बात करूं, अमोनिया की ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हो आप, और ये लोन पेयर बना दिए मैंने, 8 हो गए, 3 बॉन्ड के 6 और 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। AlCl3 की बात करता हूं मैं, तो AlCl3 की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, AlCl3 यार हद करती है मतलब, फालतू की मेहनत खराब कर देता है। तो NH3 का तो बता दिया, इसमें 8 होगा। AlCl3 की में ये वाली स्ट्रक्चर होगी, तो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे 6। BeCl2 की बात करूं तो BeCl2 ऐसी स्ट्रक्चर होगी, इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, 4। ठीक है, 2 बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन। CCl4 में कितने होंगे, CCl4 ये CCl4 8 इलेक्ट्रॉन। PCl5 में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। तो वो पूछ रहा है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। NH3 1 हो गया, NH3 सॉरी 8 है, AlCl3 1 हो गया, BeCl2 2 हो गए, PCl5 3 हो गए। 3 में 8 नहीं है, या तो 8 से कम है या 8 से ज्यादा है। 2, 4 और 10, तो 3 हो गए, 3, तो ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे अपन, डी। इस तरह से मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं, सवाल के आसपास के कॉन्सेप्ट साथ में करा, आप आराम से बढ़िया तैयारी इससे कर सकते हो। पूरा मैटर रिवाइज हो रहा है आपका, अच्छे से पढ़िए आप, क्लास के लिंक को आगे शेयर कर दीजिए। ठीक है, और भी बच्चों को बोलिए, मैं कह रहा हूं पूरी केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी 1 नंबर की, कोई फालतू बकवास नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। डायलॉग सुनाने को देख करके टाइम काफी खोटी करना क्या मतलब है। ठीक है, तो आप क्लास के लिंक को आगे शेयर कर दीजिए। आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, नए सेशन के साथ अगली क्लास में हाजिर होंगे, नई क्वेश्चन लेकर के, नए PDF लेकर के, या नई PPT के साथ में मिलूंगा आपसे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। ठीक है भाई, थैंक यू।